जब मियाँ बीबी राजी तो क्यों करे रिश्तेदार दखल अंदाजी। दादू लगभग चीखती हुई झूमर अपने दादू से लिपट गई। अरे अरे हौले से भाई। दादू बैठे हुए झूमर के हमले से डगमगा गए। कब बड़ी होगी मेरी बिटिया। और कितना बड़ी हूँ। कॉलेज भी पास कर लिया है, अब तो नौकरी भी लग गई है मुंबई में। झूमर को अपने दादू से बहुत अच्छी घुटती थी। अब भी वह माता पिता व अपने छोटे भाई के साथ सब परिवार उनसे मिलने अपने ताऊ जी के घर आती। झूमर बस दादू से ही चिपकी रहती। अब की बार मुझे बीकानेर भी दिल्ली जितना गर्म लग रहा है, वरना यहाँ की रात दिल्ली की रात से ठंडी हुआ करती है। चलो आओ, खाना लग गया है, आप भी आ जाइए बाबूजी। ताई जी की पुकार पर सब खाने की मेज पर एकत्रित हो गए। मेज पर शांति से सबके ने भोजन किया। अक्सर परिवार में सब भाई बहन इकट्ठा होते हैं तो खूब धमा चौकड़ी मचती है, लेकिन यहाँ हर ओर शांति थी। यहाँ तक कि पापड़ खाने में भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा रौब था राधेश्याम यानी सबसे बड़े ताऊ जी का। यूँ देखने में उन्हें कोई इतना सख्त नहीं मान सकता। साधारण कटकाथी पतली काया, किंतु रौब सामने वाले के व्यक्तित्व में होता है, शरीर में नहीं। राधेश्याम का रौब पूरे परिवार में प्रसिद्ध था। न कोई उनसे बहस कर सकता था और न ही कोई उनके विरुद्ध जा सकता था। कम बोलने वाले मगर अमिताभ बच्चन की स्टाइल में जो बोल दिया सो बोल दिया। हर साल एक बार सभी ताऊ चाचा व बुआ अपने अपने परिवार सहित बीकानेर में एकत्रित हुआ करते थे। पूरे परिवार को एकजुट रखने में इस एक हफ्ते की छुट्टियों का बड़ा योगदान था। चूँकि दादाजी यहीं रहते थे राधेश्याम के परिवार के साथ, इसीलिए यहीं घर सबका हैंड ऑफिस जैसा था। राधेश्याम की फैक्ट्री जाते ही सब भाई बहन अपने असली रंग में आ जाते। शाम तक खूब मस्ती होती रहती। सारी महिलाएं कामकाज निपटाने के बाद ढेर सारी गप्पे भी निपटाती रहीं। झूमर व पापा व चाचा अखबार की सुर्खियां चाटकर थोड़ी देर सुस्ता लिए। इसी बीच झूमर फिर अपने दादू के पास हो ली। कुछ बढ़िया से किस्से सुनाओ ना दादू, बुजुर्गों को और क्या चाहिए भला। पोते पोतियों उनके ज़माने के किस्से सुनना चाहें तो बुजुर्ग में एक नूतन उमंग भर जाती है। बात 1950 की है, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारे एक मास्टर साहब थे, मतलब टीचर हरगोविंद सर। एक बार इससे पहले कि दादू आगे किस्सा सुनाते, झूमर बीच में ही कूद पड़ी। स्कूल का नहीं दादू, कोई और किस्सा। अच्छा यह बताइए, आप दादी से कैसे मिले थे। आप ठहरे राजस्थानी और दादी तो बंगाल से थीं, तो आप दोनों की शादी कैसे हुई। अच्छा, जो तो आज दादू दादी की प्रेम कहानी सुननी है, कह दादू हंसे। दादी की इस जग में एक गए काफ़ी समय बीत चुका था। कई वर्षों से वे अकेले थे, बिना जीवन साथी के। अब केवल दादी की यादें ही उनका साथ देती थीं। पूर्ण संप्रशंसा से उन्होंने अपनी कहानी आरंभ की। बात 1957 की है। मैंने अपना नया नया कारोबार शुरू किया था। बाज़ार से ब्याज पर 3,500 रुपये उठाकर मैंने यही बीकानेर में बंदेज के कपड़ों का कारखाना शुरू किया था। लेकिन राजस्थान का काम राजस्थान में कितना बिकता और मैं कितना मुनाफा कमा लेता। फिर मुझे बाज़ार से उठाना, असल और सूद भी लौटाना था और अपने पैरों पर खड़ा भी होना था। ओहो दादू, आप तो अपने कारोबार के किस्सों में उलझ गए, असली मुद्दे पर आओ ना। झूमर खींच कर बोली। थोड़ा धीरज रख, उसी पर आ रहा हूँ। कारोबार को आगे बढ़ाने हेतु मैं कोलकाता पहुँचा। वहाँ तुम्हारी दादी के पिताजी की अपनी बहुत बड़ी दुकान थी कपड़ों की। लाल बाज़ार में उनमें से मुलाकात हुई। मैंने अपना काम दिखाया। बंदेज की साड़ियाँ व चुन्नियों के कुछ सैंपल उनके पास छोड़े। कुछ महीनों में वहाँ भी मेरा काम चल निकला। आज और दादी, वे तो अभी तक पिक्चर में आई नहीं। झूमर एक बार फिर उतावली हो उठी। तेरा नाम शांति रखना चाहिए था, जरा भी धैर्य नहीं। आगे सुन। दादी के पिताजी ने हमारी शादी की बात चलाई। मेरे पिताजी को रिश्ता भाग गया और हमारी शादी हो गई। धत तेरी की, इस कहानी में तो कोई थ्रिल नहीं, न कोई विलन आया और न ही कोई व्हाट नेक्स्ट मोमेंट। इतनी सहजता से हो गया सब, और जो कोई न मानता तो। पूछने के साथ झूमर का उत्साह कुछ फीका पड़ गया।
ओहो बिटिया, तू तो अपने दादू के किस्सों में उलझ गई। असली मुद्दे पर आ। दादू झूमर की नकल उतारते हुए बोले। आखिर उन्होंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। उनके पास बरसों का अनुभव तथा पारखी नज़र थी। तेरे दादू उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, समझी। झूमर की उत्सुकता उसका अचानक दादू दादी की कहानी में रुचि दिखाना देख दादू भाप गए थे कि झूमर उनसे कुछ कहना चाहती है। बात क्या है? शाम ढलने को थी। राधेश्याम फैक्ट्री से घर लौट चुके थे। हर तरफ फिर शांति थी। रात के भोजन के समय एक बार फिर ताई जी की पुकार पर सब मेज पर पहुंच गए। इस पूरे परिवार में झूमर सबसे निकट अपने दादू से थी। शुरू से ही उसने दादू को सबसे सरल, समझदार और खुले विचारों का पाया था। कैसी अजीब बात है कि ऐसे दादू के बेटे अगली पीढ़ी के होते हुए भी संकीर्ण सोच के वारिस थे। उसे याद है कि छोटे ताऊ जी की बेटी रेणु दीदी ने अपने कॉलेज के एक जाट लड़के को पसंद कर लिया था, किंतु परिवार का कोई सदस्य नहीं माना था। उन्हें समाज में कमाई गई अपनी इज्जत और रुतबे की चिंता ज़्यादा थी। राधेश्याम के कहने पर आनन फानन रेणु की शादी अपने जाति के एक परिवार में तय कर दी गई थी। हालांकि उसकी शादी परिवार की इच्छा से की गई थी, फिर भी आज तक उसे माफ़ नहीं किया गया था। परिवार में सब और उसकी बेशर्मी के किस्से बाँचे जाते थे। उसने भी कभी इस परिवार के किसी समारोह में हिस्सा नहीं लिया था। अगली सुबह झूमर बगीचे में झूले पर गुमसुम बैठी थी कि वहाँ दादू पहुँच गए। बताई नहीं तूने असली बात। वे भी झूमर के साथ झूले पर बैठ गए। एक आप ही हो दादू जिससे मैं अपने मन की बात जानता हूँ। असली बात पर आ, वरना फिर कोई आ धमकेगा और हमारी बात बीच में रह जाएगी। कॉलेज में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, रिदम। अच्छा लड़का है, नौकरी भी बहुत अच्छी लग गई है हैदराबाद में। समझ गया, तुझे वह लड़का पसंद है, तो दिक्कत क्या है? वह लड़का हमारे धर्म का नहीं है, ईसाई है। कुछ क्षण दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। मुद्दा वाकई गंभीर था। दूसरे प्रांत या दूसरी जाति का ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्म का प्रश्न था। उस पर इनके परिवार की गिनती शहर के जाने माने रईस, इज्जतदार खानदानों में होती है। हमने अपने कॉलेज के दीक्षांत समारोह में दोनों परिवार को मिलवाया। रिदम के परिवार को कोई ऐतराज़ नहीं। मम्मी को रिदम व उसका परिवार बहुत पसंद आया, किंतु पापा राजी नहीं हैं। उनकी मजबूरी है। परिवार जो रजामंद नहीं होगा, झूमर की चिंता का कारण वाजिब था। मैंने पापा की काफ़ी खुशामद की, काफ़ी समय से उन्हें मना रही हूँ। दादू, यदि रिदम नहीं तो कोई नहीं। यह बात मैंने पापा मम्मी से कह दी है। आजकल की पीढ़ी अपनी बात रखने के लिए कोई झिझक, कोई संकोच नहीं दिखाती हैं। झूमर ने भी साफ तौर से अपने दादू सब बता दिया। तो मामला गंभीर है। देख बिटिया, वैसे तो उम्र के इस पड़ाव में सब कुछ देख चुनने के बाद मैं यह मानता हूँ कि जो कुछ है यही जीवन है। इसे अच्छे से जियो, खुश रहो, बस। यदि तुझे विश्वास है कि तू उस लड़के के साथ खुश रहेगी तो मैं दूंगा तेरा साथ, किंतु तुझे मेरी एक बात माननी होगी। एकदम चुप रहना होगा। दादू की बात मानकर झूमर ने अपने ओठ सील लिए। उसे अपने दादू पर पूरा विश्वास था। दादू ने भी बिना समय गंवाए अपने बेटे बृजलाल से इस विषय में बात की। बृजलाल अचरज में थे कि पिताजी को यह बात किसने बता दी। मुझसे यह बात स्वयं झूमर ने साझा की है। अब तू यह बता कि परिवार की खुशी के आगे क्या अपनी इकलौती बेटी की खुशी खोने को तैयार है? पिताजी, यही तो दुविधा है। मैं झूमर को उदास भी नहीं देख सकता हूँ और अपने परिवार को नाराज़ भी नहीं कर सकता हूँ। और यदि दोनों ही न रूठे तो? दादू के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। उन्होंने बृजलाल से अपना आइडिया बांटा।
उनके कहने पर झूमर ने उसी शाम परिवार वालों के लिए फिल्म की टिकटें मंगवा दी। जब सभी खुशी खुशी फिल्म देखने चल पड़े तो अचानक दादू ने तबीयत नासाज होने की बात कर अपने संग राधे श्याम और बृजलाल को घर में रोक लिया। अब सब जा चुके थे, सो दादू चैन से अपने दोनों बेटों से बात कर सकते। देखो भाई, मुझे तुम दोनों से एक बहुत ही गंभीर विषय में बात करनी है। मेरी एक समस्या है और इसका उपाय तुम दोनों के पास है। कहते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात राधे श्याम और बृजलाल के समक्ष रख दी। दोनों मुंह खोले एक दूसरे को ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, दादू आगे बोले, मैं पहले ही एक पोती को अपनी ज़िंदगी से खो चुका हूँ। सिर्फ इसी सिलसिले में झूमर मेरी सबसे प्यारी पोती है और सब जानते हैं सूद असल में से प्यारा होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि झूमर को भी खो दूँ या हमारी झूठी शान और इज्जत के चक्कर में झूमर अपनी हंसी खुशी खो बैठे। इस परेशानी का हल तुझे निकालना है राधे, और वह भी ऐसे कि किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं पिताजी, राधे श्याम हतप्रभ रह गए। एक तो विधर्म विवाह की बात से वे परेशान थे, ऊपर से पिताजी इसका हल निकालने का बीड़ा उन्हें ही दे बैठे थे। बस यह समझ ले कि मेरे परिवार के हित में मेरी यह आखिरी इच्छा है। मेरी पोती की खुशी और घर परिवार की इज्जत दोनों का ख्याल रखना है। पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि थी। राधे श्याम ने बहुत सोचा। पहले तो बृजलाल से आंखों आंखों में मुख शिकायत की, लेकिन उसकी झुकी गर्दन के आगे भी वे बेबस थे। दोनों भाइयों ने मिलकर सोचा कि रिदम के परिवार से मिला जाए और आगे की बात तय की जाए। परिवार के बाकी सदस्यों को बिना खबर किए दोनों दूसरे शहर रिदम के घर चले गए। वहाँ बातचीत वगैरह हो गई और अपने घर लौटकर दोनों भाइयों ने बताया कि एक अच्छा रिश्ता मिल गया है, सो बात पक्की कर दी गई। शादी की तैयारियां आरंभ हो गईं, किंतु रिश्तेदारों से कोई बात छिपाना ऐसे जैसे धूप में बर्फ जमाना। रिश्ते नाते मकड़ी के जालों की भांति होते हैं। बड़े ताऊजी ने बुआ को कह डाला, साथ ही ताकीद की कि वह आगे किसी से कुछ न बताएंगी। बुआ के पेट में मरोड़ उठी तो उन्होंने अपनी बेटी को बता दिया और सब रिश्तेदारों में बात फैल गई कि यह रिश्ता झूमर की ही पसंद का है तथा लड़का ईसाई है। लेकिन सभी चुप थे। यह बवाल अपने सिर कौन लेता की बात किसने फैलाई। बड़े संयुक्त परिवार की यह खासियत होती है कि मुंह के सामने हम साथ साथ और पीठ फिरते ही हम आपके हैं कौन। सभी रिश्तेदार शादी वाले घर के एक दूसरे का काम में हाथ बटाने, स्त्रियां चढ़ बढ़कर रीति रिवाज निभाने में लगी रहती, कोई न कोई रिवाज बताकर उलझुलाती रहती। परंतु यहाँ मौका पड़ता कोई न कोई कह होता, अब हमारे बच्चों पर इसका क्या असर होगा, आखिर हम कैसे रोक पाएंगे आगे किसी को अपनी मनमानी करने से। ऐसा ही था तो छिपाने की क्या आवश्यकता थी। बेचारी रेणु के साथ ऐसा क्यों किया गया था। दादू के कानों में भी खुसुर फुसुर पड़ गई। यह तो अच्छा नहीं कि पता सबको है पर सब पीठ पीछे बातें बना रहे हैं, किंतु मुंह पर मीठे बने हुए हैं। दादू को पारिवारिक रिश्तों में यह दोगलापन नहीं भाया। उनके अनुभवी मस्तिष्क में फिर एक विचार आया, किंतु इस बार उन्होंने स्वयं को इसे परिणाम देने की ठानी। न किसी दूसरे को कुछ कहने हेतु कहेंगे, न किसी को कहने देंगे और न ही बात फैलेगी। नियत दिन पर बारात आई, धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक विवाह समारोह में एक व्यक्ति आए, हाथ में रजिस्टर कलम पकड़े। उनके लिए एक कुर्सी व मेज लगाई गई और दादू ने हाथ में माइक पकड़ घोषणा करनी शुरू कर दी, मेरी पौत्री के विवाह में पधारने हेतु आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब ने मेरी पौत्री को पूरे मन से आशीष दिए। हम सब निश्चित रूप से यही चाहते कि झूमर और रिदम सदैव प्रसन्न रहें। इस अवसर पर मैं आप सबको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। मेरा परिवार इस पूरे शहर में बल्कि आसपास के शहरों में भी काफ़ी प्रसिद्ध श्रेणी में आता है, किंतु मेरे परिवार के ऊपर एक कलंक है, अपनी एक बेटी को इच्छा पालन न करने का दोष। आज मैं वह कलंक धोना चाहता हूँ। हम कब तक अपनी मर्यादाओं के संकुचित दायरों में रहकर अपने ही बच्चों की खुशियों का गला घोटते रहेंगे। जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं तो
उनके निर्णयों को मान क्यों नहीं दे सकते। मेरी झूमर ने एक ईसाई लड़के को चुना। हमें भी वह लड़का, उसका परिवार बहुत पसंद आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि न तो झूमर अपना धर्म बदलना चाहती है और न ही रिदम। दोनों को अपने संस्कारों, अपनी संस्कृतियों पर गर्व है। कितना सुदृढ़ होगा वह परिवार जिसमें दो दो धर्मों, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का मेल होगा। लेकिन कानूनन ऐसी शादियां सिविल मैरिज कहलाती हैं, जिसके लिए आज यहाँ रजिस्टर साहब को बुलाया गया है। दादू के इशारे पर झूमर व रिदम दोनों रजिस्ट्रार के पास पहुँचे और दस्तखत कर अपने विवाह को कानूनी तौर पर साकार किया। इस प्रकार खुलेआम सारी बातें स्पष्ट रूप से कहने और स्वीकारने से रिश्तेदारों द्वारा बातों की लुका छिपी बंद हो गई तथा आगे आने वाले समय के लिए भी बात खुलने का डर या किसी प्रकार की शर्मिंदगी का प्रश्न समाप्त हो गया। दादू की दूरंदेशी और समझदारी ने न केवल झूमर के निर्णय की इज्जत बनाई, बल्कि परिवार में भी एक रास्ता घोल दी। पूरे शहर में इस परिवार की एकता व हौसले के चर्चे होने लगे। विदाई के समय झूमर सबके गले मिलकर रो रही थी, किंतु दादू के गले मिलते ही उन्होंने उसके कान में ऐसा क्या कह दिया कि भीगे गालों व नैनों के बावजूद वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे रिश्तेदार दखलबाजी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।